तो नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसे एनएसए भी कहा जाता है और रासुका भी सामान्य तौर पर इस अधिनियम को कहते हैं। इस अधिनियम के तहत यदि कोई गिरफ्तार हो गया है तो आसानी से उसको बेल नहीं मिलती है, तो इस कारण से ये अधिनियम काफ़ी चर्चाओं में रहता है और यदि किसी पर कार्रवाई हो जाती है तो लोगों में डर भी इस अधिनियम को लेकर है। तो आइए आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जानकारी इसलिए भी दे रहे हैं कि ये अधिनियम एडीपीओ के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस अधिनियम से एडीपीओ के एग्जाम में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, साथ में इंटरव्यू में भी इस अधिनियम से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आपको इस अधिनियम के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले तो इस अधिनियम का जो संपूर्ण नाम है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। यह अधिनियम 27 दिसंबर 1980 को संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, अब 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, यानी अब संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव है। जम्मू कश्मीर में भी, चाहे वो लद्दाख हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहां का अगर व्यक्ति है तो उस पर भी ये अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें जो धारा 2 है, तो धारा 2 समुचित सरकार और अन्य प्राधिकारियों के बारे में परिभाषित करती है, उनके बारे में जानकारी देती है। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो धारा 3 है। धारा 3 की उपधारा 1 ये प्रावधान करती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में समाधान हो जाता है कि उसका जो कार्य है वो राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव डाल रहा है, दूसरा उस व्यक्ति का कार्य जो विदेशी सरकार है उससे संबंधों पर प्रभाव डाल रहा है, या उस व्यक्ति का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। इसी तरीके से उपधारा 2 इसकी, धारा 3 की उपधारा 2 राज्य सरकार को भी एम्पावर्ड करती है कि यदि राज्य में कोई इस तरीके से, कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य कर रहा है कि राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो भी राज्य सरकार उसमें 3 के तहत कार्रवाई कर सकती है, आदेश पारित कर सकती है उसको गिरफ्तारी के संबंध में। धारा 3 की उपधारा 3 ये 2 प्राधिकारियों को और अधिकार देती है एनएसए कार्रवाई करने के लिए। उसमें जिला मजिस्ट्रेट को पावर करती है कि जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारता में कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, या फिर जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू होते हैं, मध्य प्रदेश में जैसा कि इंदौर और भोपाल, तो वहां पर कमिश्नर को, जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनको भी ये पावर देती है कि वो भी एनएसए की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये धारा 3 खासकर 4 लोगों को पावर देती है एनएसए की कार्रवाई करने के लिए। सबसे पहले केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट, चौथा है आयुक्त। तो ये धारा 3 ये प्रावधान करती है। आगे बात करते हैं हम कि इसमें इसका जो आदेश पारित होता है तो कैसे निष्पादित किया जाएगा, कहाँ निष्पादित किया जाएगा। तो जैसा कि जो वारंट जिस तरीके से तामील किए जाते हैं, तो धारा 4 के तहत उनका तामीली की जाती है। अब बात आती है इसमें कि कितने दिन तक उसको जेल में रखा जा सकता है। तो धारा 13 में जो प्रावधान है, धारा 13 में अधिकतम अवधि इसमें 12 मास बताई गई है। किसी भी व्यक्ति को 12 मास तक जेल में रखा जा सकता है, जिस पर जो धारा 3 में जो हमने प्रावधान पढ़े हैं, तीन तरह की स्थिति अगर पाई जाती है तो उसको 12 मास तक के लिए जेल में निरुद्ध रखा जा सकता है। अब बात आती है कि क्या किसी व्यक्ति को जिसको निरोध में लिया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, यदि आधार नहीं बताए गए हैं तो क्या उसकी गिरफ्तारी, तत्काल आधार नहीं बताए गए हैं तो क्या उसकी गिरफ्तारी
अपरिवर्तनशील हो गई है या अविद्यमान हो गई है, तो इसकी धारा 5 ये प्रावधान करती है कि यदि अगर व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था शीघ्र, तो उसको 5 दिन के भीतर गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि 5 दिन के भीतर गिरफ्तारी के आधार नहीं बता पा रहे हैं, तो 15 दिन के भीतर गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। क्योंकि यहीं पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की, वहां पर बात की जाती है कि भारतीय संविधान व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षण देता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। यदि गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है तो उसकी गिरफ्तारी अवैध होगी। दूसरी बात है कि उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से पैरवी कराने का अधिकार होगा, उस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात आती है उसमें कि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के भीतर जो अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार उसमें व्यक्ति के लिए दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो एनएसए है इसमें इस तरह की स्थिति नहीं पाते हैं हम। इस कारण से इस अधिनियम की आलोचना भी होती है। दूसरी बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो व्यक्ति को आता है कि मैं तो मुझ पर तो जो कार्रवाई है वो झूठी पाई गई, या तो इसमें हम बता दें आपको कि इसमें अगर कोई कार्रवाई की गई है, सद्भावना में वो कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए कहीं भी कोई अभियोजन या कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसको संरक्षण प्राप्त है। समुचित सरकार को यहाँ पर व्यक्ति को मुक्त करने का भी पावर है। कुछ शर्तों के साथ में उसको डिटेंशन से मुक्त किया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो शर्तें हैं काफी कठोर रहती हैं। इस कारण से इस अधिनियम के तहत अगर किसी पर कार्रवाई की गई है तो आसानी से जेल से रिहा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें शर्तें भी काफी कठोर रहती है। गठन के बारे में और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी देती हैं। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में, निरोध के संबंध में उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। उम्मीद है आपको इस अधिनियम के जो खासियत है उसके बारे में जानकारी लगी होगी।